जो अस्थमा की मैनेजमेंट गाइडलाइंस है उसके अंदर सिंपल है कि भाई या तो एक तो इंटरमिटेंट हो गया, ठीक है, जिसके अंदर इनफ्रीक्वेंट लेस देन 2 एपिसोड्स है, ठीक है, जिसके अंदर अपन रिलीवर देंगे जब जरूरत पड़ेगी तभी एसओएस देंगे। साबा जैसे कि जो बीटा 2 एगोनिस्ट है, साबा शॉर्ट एक्टिंग लाइक साल्बुटामोल प्लस आईसीएस एग्जाम्पल ब्यूटासोनाइड, और बाकी परसिस्टेंट आएगा, परसिस्टेंट में माइल्ड मॉडरेट सीवियर, ठीक है। तो उसके अंदर वही अपन साबा की जगह लाबा देंगे, सॉरी लाबा नहीं, मतलब साबा प्लस आईसीएस दिया अपन ने पहले, और जो परसिस्टेंट है उसके अंदर अपन आईसीएस देंगे। मतलब हर कैटेगरी में आईसीएस आएगा, लेकिन वो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड लाइक बुडेसोनाइड। तो लो डोज कैसा होगा, लो मीडियम और हाई डोज, ठीक है। अब जो मीडियम डोज है तो या तो उसमें मीडियम डोज ही दे सकते हैं डेली, और जितने भी आईसीएस है परसिस्टेंट कैटेगरी में, ठीक है, वो डेली देना है। जो मीडियम डोज है आईसीएस या तो वो दो, या तो फिर लो डोज प्लस साबा दो, सॉरी लो डोज प्लस लाबा दो, ठीक है। तो ये कि साबा एक ही जगह आया शॉर्ट एक्टिंग सिर्फ इंटरमीडिएट में, बाकी हर परसिस्टेंट में लॉन्ग एक्टिंग ही आएगा, ठीक है। तो सिर्फ सब जगह आईसीएस डेली आएगा, और जो सीवियर परसिस्टेंट है उसके अंदर हाई डोज डेली आएगा, ठीक है, प्लस लाबा मैंडेटरीली देंगे। और जाके जो मॉडरेट कैटेगरी थी वहाँ पे अपन मीडियम दे रहे थे, या तो मीडियम नहीं दिया, अगर मीडियम आईसीएस नहीं दिया तो लो आईसीएस प्लस लाबा। फिर अपने माइल्ड पे आते हैं, तो वही मोर देन 2 एपिसोड्स पर मंथ है, ठीक है, या तो फिर एक एपिसोड है नाइट पे, या मोर देन 1 एपिसोड जो नाइट टाइम पे अवेकनिंग के टाइम आ रहा है, ठीक है, नाइट टाइम जो जगा रहा है वो पर मंथ, ठीक है। तो 2 एपिसोड महीने में, या एक एपिसोड जो रात को जगा देता है, दैट इज़ माइल्ड। मॉडरेट में डेली एपिसोड है लेकिन कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है, डेली है कंटिन्यूस नहीं, और सीवियर के अंदर तो वही कंटिन्यूस लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, डेली एपिसोड्स। तो ये हो गया। फिर आता है अपने वही मैनेजमेंट जो है एक्यूट एक्सेसरबेशन का, उसके पहले वो एमडीआई स्पेसर फेस मास्क, जैसे जैसे चीज़ ऐड करेंगे एज कम होती जाएगी। तो जो फर्स्ट लाइन है, लाइक सपोज एक्यूट एक्सेसरबेशन हो रहा है अस्थमा का, तो फर्स्ट लाइन में हमेशा क्या करना है, हाइपोक्सीमिया होगा तो उसको ट्रीट करेंगे बाय SpO2 मोर देन 92% करना है अपने को, O2 देंगे। फिर जो एयर फ्लो का लिमिटेशन जो हो रहा है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट करेंगे, तो वो अपन साल्बुटामोल नेबुलाइजेशन देंगे साल्बुटामोल का, ठीक है, 1 every 20 minutes इन फर्स्ट आवर। तो 3 डोज दे सकते हैं अपन साल्बुटामोल, ठीक है, जो अपना साबा है, ठीक है। तो साबा अपना साल्बुटामोल है, और लाबा अपना फॉर्मेटेरॉल या साल्मोटेरॉल ऐसा कुछ है, ठीक है। और वो अगर ये काम नहीं कर रहा साल्बुटामोल, तो अपन इप्राट्रोपियम दे सकते हैं, ठीक है। जो इप्राट्रोपियम है वो अपन वो पढ़ लेंगे फार्मेक में, तो वो इप्राट्रोपियम दे सकते हैं, बट ये तो देना ही है। फिर वो स्टीरॉयड है, तो स्टीरॉयड में वही हाइड्रोकॉर्टिसोन और प्रेडनिसोलोन ओरल या IV। सेकंड लाइन में कोई ऑर्डर नहीं है, बट हाँ MJZO4 टर्बुटालिन थियोफाइलिन ये सब दे सकते हैं। फिर जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ठीक है, तो ये म्यूकोविस्किडोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो F5508 फिनाइल एलाइन का डिलीशन हो गया, ठीक है, तो तो F508, ठीक है, और CFTR म्यूटेशन हो गया, AR है ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो वही कि जो जितने भी सिक्रीशन है वो थिक हो गए और नॉन फंक्शनल हो गए, ठीक है, जितने भी अपने म्यूकस है इंटेस्टाइनल है, तो ये हो गया। और क्लोराइड चैनल का इनएक्टिवेशन हो गया, तो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होगा। फिर वही मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, ठीक है, तो ये दिख रहा है ल्यूमेन एकदम छोटा हो रहा है कि म्यूकस सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है। तो वही है कि इसके अंदर ब्रोंकिक्टेसिस भी होगा, रिकरेंट निमोनिया का मोस्ट कॉमन कॉज है फॉर सेकंड स्यूडोमोनास, ये चिल्ड्रन में, एडल्ट में उल्टा हो जाएगा, ठीक है, स्यूडोमोनास मोस्ट कॉमन कॉज। ब्रोंकिक्टेसिस वही इरिवर्सिबल डायलेटेशन हो गया, ठीक है, ब्रोंकस का, ठीक है। अब अर्लियर में वो है कि भाई सिक्रीशन जो हो रहा है इंटेस्टाइन के अंदर वो थिक हो रहा है, तो जो फीसिस है, फीसिस तो मतलब जो बाहर निकलता है, उसके पहले जो मटेरियल फीकल मैटर, तो जो मिकोनियम बोलेंगे उसको, तो इलियस में मिकोनियम फंस जाएगा, ठीक है। तो अर्लियस्ट मैनिफेस्टेशन इज मिकोनियम इलियस। अब जो GIT है, ठीक है, तो एक तो बच्चों न्यूनेट में मिकोनियम इलियस हो रहा है, जो ओल्डर चिल्ड्रन है उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन होगा, ठीक है, और एक DIOS होगा, ठीक है, याद रखना है बस, मेल एब्जॉर्प्शन होगा। फिर 85% केस में पेंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी, तो पेंक्रियास का दोनों काम है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, ठीक है। तो एंडोक्राइन की वजह से तो अपना डायबिटीज़ हो रहा है, और जो एक्सोक्राइन है, तो एक्सोक्राइन जो क्या काम करता है कि अपना फैट एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन का काम करता है। तो जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कर रहा है फैट का, ठीक है, तो जब ये जो है अपने फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स विटामिन्स, तो वो कम हो जाएंगे, ठीक है। अब जो इन्वेस्टिगेशन है, तो या तो क्लिनिकल फीचर हो गया, या फैमिली हिस्ट्री, या फिर IRT पॉजिटिव होगा, ठीक है, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग में इम्यूनो रिएक्टिव ट्रिप्सिनोजन टेस्ट, या ये हो गया अपना सस्पेक्ट। ये सिर्फ स्क्रीनिंग टाइप है। जो कन्फर्मेटरी है उसके अंदर 2 एलिवेटेड स्वेट क्लोराइड, ठीक है, मोर देन 60 मिली इक्विवेलेंट्स, या फिर 2 CFTR म्यूटेशन का टेस्ट देखेंगे अपन, ठीक है, कोई भी जेनेटिक टेस्ट में, विच इज़ द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन, या फिर एबनॉर्मल नेजल पोटेंशियल डिफरेंस। और जो ट्रीटमेंट है उसमें आएगा CFTR मॉड्यूलेटर। अब बेसिक डिफेक्ट क्या है, भाई चैनल ही इनएक्टिव है, जो अपना क्लोराइड चैनल है ड्यू टू द मिसफोल्डेड प्रोटीन्स, तो या तो अपन पोटेंशिएटर या करेक्टर देंगे, ठीक है। करेक्टर क्या, या तो पोटेंशिएटर या करेक्टर। पोटेंशिएटर के अंदर क्या करेंगे कि भाई जो चैनल था वो बंद था, ठीक है, ख़राब था, तो क्लोराइड का लेवल भी बढ़ रहा था, स्वेट क्लोराइड और इधर उधर, ठीक है। तो ये जो पोटेंशिएटर है ये चैनल को थोड़ा हद तक ठीक करेगा, ताकि थोड़े टाइम के लिए, कुछ भी टाइम के लिए क्लोराइड चैनल खुले रहे, तो क्लोराइड बाहर जाएगा तो सही से काम करेगा, ठीक है, ये वो। तो इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग, ठीक है, इसमें आएगा ईवा कैफ्टोर।
ईवा कैफ्टोर इज़ अ CFTR पोटेंशिएटर, ठीक है। और जो करेक्टर है करेक्ट करेगा तो क्या करेगा, सीधा मिसफोल्डेड प्रोटीन्स को ठीक करेगा तो थोड़े टाइम तक चैनल सही रहेगा, ठीक है। तो दैट इज CFTR करेक्टर, मॉडिफाइज प्रोटीन फोल्डिंग, ठीक है, लूमा कैफ्टोर। फिर अपना जो फीटल सर्कुलेशन आता है, ठीक है, तो उसके अंदर ये है कि भाई पूरा प्लेसेंटा डिपेंडेंट है, लंग्स तो लंग से नहीं हो रहा O2, पूरा O2 उसको प्लेसेंटा से मिल रहा है। तो जो अपना प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो जाएगा फीटस की तरफ, दैट वुड बी कैरिड बाय द अम्बेलिकल वेन, ठीक है। फिर जो फीटस से जो प्लेसेंटा की तरफ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, दैट वुड बी बाय द अम्बेलिकल आर्टरी, ठीक है। तो ये हो गया। फिर वही कम्युनिकेशन याद रखना, डक्टस आर्टीरोसस, फोरामेन ओवल, डक्टस विनोसस, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा, तो आर्टीरोसस, ठीक है। तो आर्टरीरोसस, डक्टस विनोसस, तो वही विनोसस, तो वही अम्बिलिकल वेन एंड IVC। और जो फोरामेन ओवल है ये 2 एट्रिया के बीच में होगा एट द इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। फिर क्लोजर पोस्ट बर्थ याद रखना कि सबसे पहले अम्बिलिकल वेसल्स आएगा, ठीक है, फिर डक्टस विनोसस, फिर ओवल है, फिर आर्टीरोसस। तो जो अपने टेबल में जो कम्युनिकेशन पढ़े, ठीक है, उसका पूरा उल्टा कर देना है, ठीक है। अम्बिलिकल वेन फिर नीचे से ऊपर जाना है अपने को, ठीक है। फिर ये डक्टस आर्टीरोसस का फंक्शनल और एनाटॉमिकल क्लोजर और नाडास का मेजर माइनर क्राइटेरिया, ठीक है। कोई भी 2 क्राइटेरिया माइनर है तो पॉजिटिव है, और अगर सिर्फ एक मेजर भी काफ़ी है, ठीक है। तो जो भी माइनर है, मतलब 2 माइनर चाहिए, ठीक है, तो माइनर में कुछ भी डाल दो, मतलब सब कुछ एबनॉर्मल, S2, ECG, एक्सरे, ठीक है, BP सब एबनॉर्मल है, और सिस्टोलिक ग्रेड लेस देन ग्रेड 3, सिस्टोलिक मर्मर, ठीक है। और वही जो मेजर है उसके अंदर वही मर्मर है मोर देन ग्रेड 3 थ्रिल प्रेजेंट है, कोई भी डायस्टोलिक मर्मर है एनी, लाइक ग्रेड 3 और थ्रिल मतलब जो पाल्पेबल कंपोनेंट है, ठीक है, जो, और सिस्टोलिक मर्मर मोर देन ग्रेड 3, तो अपन को सुनाई देगा और ऑडिबल होगा। फिर साइनोसिस, तो कौन सा, नॉट पेरिफेरल, सेंट्रल साइनोसिस, और कोई भी साइंस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो यह तो 1 मेजर और 2 माइनर क्राइटेरिया। फिर वो साइनोटिक है विच इज़ मोर कॉमन देन साइनोटिक हार्ट डिजीज। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ये है CHD, साइनोटिक, ठीक है। और उसके अंदर भी लाइक सब ऑब्स्ट्रक्शन में अगर लाइक बेस्ड ऑन कॉज क्या क्या है साइनोटिक के, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्शन में कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा आएगा, और LR शंट, लेफ्ट टू राइट शंट, तो वही VSD, ASD, PD है, ठीक है। और वही कि VSD इज़ द मोस्ट कॉमन आएगा, ठीक है। उसमें अंदर जो वेंट्रल सेप्टम जो होता है, ठीक है, वेंट्रिकल सेप्टम जो भी है, 2 कंपोनेंट होते हैं सेप्टम के, मस्कुलर और मेम्ब्रेनस। तो यहाँ पे यही पेरी मेम्ब्रेनस VSD इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप अमॉन्ग द VSD। जो VSD है, ठीक है, तो इसके अंदर जो पेरी मेम्ब्रेनस है उसके अंदर क्या होगा कि भाई बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस होगा बिटवीन 2 वेंट्रिकल, ठीक है। तो फिर पैन सिस्टोलिक मर्मर दिखेगा, लाइक अराउंड द एंटायर सिस्टोली, ठीक है, पूरा मर्मर आएगा, पैन सिस्टोलिक मर्मर एट द लेफ्ट 4th इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है, पैरास्टर्नल एरिया, लाइक स्टर्नम के बाजू में, तो पैरास्टर्नल एरिया। अब जो ASD है तो वही एट्रियल सेप्टा के 2 पार्ट होते हैं, सेप्टम प्राइमम और सेप्टम सेकंडम, ठीक है। तो वैसे इसमें 2 हो जाएंगे कि जहाँ पे छेद और उसको ऑस्टियम बोलते हैं, तो वही ऑस्टियम प्राइमम या ऑस्टियम सेकंडम बोलेंगे। तो ऑस्टियम सेकंडम मोस्ट कॉमन टाइप है, ठीक है, ऑस्टियम सेकंडम ASD। और वाइड और फिक्स्ड स्प्लिट S2 है, मर्मर नहीं दिखेगा इसके अंदर। जो 2 एट्रियम है उनके बीच में इतना डिफरेंस नहीं, इसलिए अपने को कोई शंट मर्मर नहीं दिखेगा, ठीक है। देयर वुड बी नो शंट मर्मर, कोई वॉइस नहीं आएगा। वही PDA जो था अपना, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में, डक्टस आर्टीरोसस, ठीक है, तो जो पीटेंट था, ठीक है। तो वही प्रीटम में ज़्यादा होगा ये, है ना, क्योंकि वही प्रीटम में मतलब ज़्यादा इंसिडेंस होगा, तो प्रीटम में वही फंक्शनल अपना क्लोजर नहीं होगा, ठीक है। तो चल रहा है, ठीक है। तो वही कंटिन्यूस लाउड, कंटिन्यूस मतलब वही सिस्टोली और इसके टाइम पे मर्मर दिखेगा, लाउड मशीनरी मर्मर है, ठीक है, लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे है, मशीनरी मर्मर PDA। कंटिन्यूस मर्मर मतलब सिस्टोल और डायस्टोल के टाइम पे, ठीक है। मैनेजमेंट में वही सर्जिकल फॉर VSD, ASD, PDA में जो प्रीटम बेबी है तो मेडिकल मैनेजमेंट करना है, ठीक है। तो वही कॉक्स इनहिबिटर है तो प्रोस्टाग्लैंडिन कम होगा, ठीक है, एनसेड दे रहे हैं अपन, उसमें भी आइबू मोर देन इंडोमेथासिन, ठीक है। आइबू में लेस नेफ्रोटॉक्सिसिटी और नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस के चांसेस कम है, आइबू देना है मोर देन इंडोमेथासिन। फिर आता अपना कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, तो वही पार्शियल नैरोइंग है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, डिसेंडिंग एओर्टा में फ्लो कम हो गया, तो वही अपना वीक फीमोरल पल्स है, रेडियो फीमोरल डिले है, ठीक है, हाइपरटेंशन इन अपर लिम्स ड्यू टू इंक्रीज्ड आफ्टर लोड। ये बस वर्ड याद रखना कि डिक्रीज फ्लो इन असेंडिंग एओर्टा, तो वीक पल्स हो गया, ऊपर ज़्यादा ब्लड जा रहा है तो ऊपर हाइपरटेंशन हो गया, ठीक है, आफ्टर लोड बढ़ गया, और कंपेंसेशन के नाम पे कोलाटरल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो जो इंटरकोस्टल आर्टरीज है उनकी साइज़ बढ़ जाएगी, तो इन्फीरियर रिब नॉचिंग दिखेगा अपने को, ठीक है, इन्फीरियर रिब नॉचिंग। और वही है कि इसके अंदर क्या है कि जो डक्टस आर्टीरियोस है उसके आसपास ही हो रहा है नैरोइंग, ठीक है, इसलिए उसको जक्स्टा डक्टल बोला, डक्टस के पास में, डक्टस आर्टीरियोस के पास में, तो जक्स्टा डक्टल इज़ द मोस्ट कॉमन। इन्फीरियर रिब नॉचिंग हो रहा है क्योंकि इंटरकोस्टल आर्टरी जो है, ठीक है, जिसका साइज़ बढ़ गया है वो अपने जो इन्फीरियर बॉर्डर है रिब का उसके वहाँ होती है, ठीक है, इसलिए ये प्रेस करेगी तो ये नॉचिंग बन गया, ठीक है। अब अपन साइनोटिक पे आते हैं, ठीक है। तो वही कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ साइनोटिक हार्ट डिजीज़ जो था, ठीक है, साइनोटिक हार्ट डिजीज़, सॉरी, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंजेनाइटल अगर हार्ट डिजीज़ पूछ रहे हैं,
ठीक है, तो अपना ए साइनोटिक आ रहा है, ठीक है। और ए साइनोटिक में भी अगर लाइक VSD ASD ये सब है, तो VSD में मोस्ट कॉमन पेरी मेम्ब्रेनस है, ठीक है। ASD में मोस्ट कॉमन ऑस्टियम सेकेंडम है। अब सिर्फ साइनोटिक की बात करते हैं, तो साइनोटिक में CHD जो है, CHD मतलब कंजेनिटल हार्ट डिजीज, ठीक है। ये अपन साइनोटिक CHD बोलना अपने को, CHD मतलब कंजेनिटल हार्ट डिजीज, जिसमें ए साइनोटिक मोर कॉमन देन साइनोटिक, ठीक है। और कंजेनिटल हार्ट डिजीज का वो नाडा क्राइटेरिया था। और जो साइनोटिक CHD है उसके अंदर मोस्ट कॉमन है TOF, ठीक है, जिसमें अर्ली ऑनसेट नहीं है, लाइक न्यूनेट में नहीं होगा, ठीक है। लॉन्गेस्ट सर्वाइवल है TOF में, ठीक है, बेस्ट प्रोग्नोसिस है। और वही है कि मोस्ट कॉमन साइनोटिक CHD। और अगर नियोनेट्स में मोस्ट कॉमन दिखेंगे अगर, ठीक है, तो वो है अपना TPA TGA ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, जिसके अंदर पल्मोनरी ब्लड फ्लो बढ़ रहा है। और डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो में TOF एब्सटीन्स और ट्राइकस्पिड एट्रेसिया। इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो में ट्रंकस आर्टेरियोसस, TAPVC और TGA, ठीक है। तो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज और टोटल एनोमलस पल्मोनरी वीनस कम्युनिकेशन। तो टी अपना इंक्रीज एरो जैसा सिम्टम होता है, ठीक है। टी का ऊपर का लाइन को मोड़ दो तो इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो में सब टी आया, ठीक है। 3 T आ गया। याद रखना यहाँ पे T है 2, लेकिन वो डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो है, ठीक है, ट्राइकस्पिड और टेट्रालॉजी में। फिर यहाँ पे ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा है, मतलब कि क्या होता है, नॉर्मली एओर्टा लेफ्ट साइड पे होता है, तो यहाँ पे राइट साइड जाके लेफ्ट साइड आएगा, दैट इज ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा, ठीक है। ओवर राइड कर रहा है टुवर्ड्स राइट जाके फिर लेफ्ट आ रहा है। अब TOF की बात करते हैं, ठीक है। तो वही 4 फीचर्स है इसके अंदर, ठीक है। तो बेस्ट प्रोग्नोसिस इन साइनोटिक CHD, ठीक है। तो वही डिक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो होगा यहाँ पे। तो डिक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो क्यों हो रहा है, लाइक सपोज अपने को पता है कि जो लेफ्ट जो अपना राइट वेंट्रिकल है वहाँ से अपना पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि जो अपना लेफ्ट जो अपना राइट एट्रियम है उसके अंदर सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा है, जो पूरा इम्प्योर ब्लड लाती पूरी बॉडी से, ठीक है। फिर वो राइट एट्रियम जो है राइट वेंट्रिकल में ड्रेन करेगा ब्लड, और जो राइट वेंट्रिकल है जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड है, तो राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी निकलेगी, दैट इज़ द पल्मोनरी आर्टरी विच वुड कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, ठीक है। फिर जो लंग्स है लंग्स में ऑक्सीजन आएगा, ठीक है, तो वो फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजेगी टू द लेफ्ट एट्रियम वाया द पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन समझते अपने को ऐसा याद होना चाहिए कि लेफ्ट कॉर्नर आ गया, लेफ्ट अपर कॉर्नर, लेफ्ट एट्रियम। और जो भी राइट, जब पल्मोनरी आर्टरी की बात करते हैं तो पल्मोनरी वेन ऊपर आ गया, ठीक है, ऊपर के कोने में, और जो डायगोनली नीचे वाला कोना है राइट वेंट्रिकल, ठीक है, वहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी आएगा, ठीक है। तो इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं कि हार्ट में 2 बार ब्लड आ रहा है, एक बार वेना कावा से राइट एट्रियम में आ रहा है और एक बार ब्लड से लंग्स से लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, ठीक है, दोनों एट्रियम में ब्लड आ रहा है। तो ये अपना थोड़ा मैं ये फिजियोलॉजी है, बेसिक कार्डियक हार्ट एनाटॉमी है सब। तो वही है कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पल्मोनरी ब्लड फ्लो कम हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि मेन जो इसके फीचर्स पड़ते हैं कि एक तो ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा हो गया, फिर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है, लेफ्ट नहीं है राइट RVH, और सब पल्मोनरी स्टीनोसिस ड्यू टू इन्फंडिबुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है, ऑल्सो नोन एज RVOT, राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या है कि जो अपना पल्मोनरी वाल्व है, पल्मोनरी वाल्व मतलब कि जो अपना ये वाल्व है पल्मोनरी आर्टरी पे, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पे है, तो ये राइट वेंट्रिकल में है। तो जो राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, तो उसके और पल्मोनरी जो आर्टरी है, ठीक है, उसके पहले एक स्ट्रक्चर टाइप है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज इन्फंडिब्यूलम, ठीक है। तो वो इन्फंडिब्यूलर हाइपरट्रॉफी होगी, वो इन्फंडिब्यूलम जो है जो पार्ट है राइट वेंट्रिकल का जस्ट पहले ऑफ जस्ट अर्लियर टू दिस ये अपना वाल्व, ठीक है, ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो और एक चीज़ याद रखनी, पल्मोनरी आर्टरी और अपना जो एओर्टा है जो दोनों ब्लड भेजता है, ठीक है ना, दोनों में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, मतलब 3 कस्प होता है जिसको अपन बोलते हैं सेमी लूनर वाल्व्स, है ना। तो जो यहाँ पे सब पल्मोनरी स्टीनोसिस है, ठीक है, मतलब कि वो जो वाल्व है, ठीक है, वो स्टीनोस्ड हो गया, क्यों, क्योंकि उसके पहले जो स्ट्रक्चर था इन्फंडिब्यूलम उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, ठीक है। तो ऑफकोर्स ब्लड कम जाएगा लंग्स में, तो पल्मोनरी ब्लड फ्लो जो है दैट वुड बी डिक्रीज, जब ब्लड कम जा रहा है लंग्स में, ठीक है, तो कम वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कम आएगा, तो वो कोप अप करने के लिए ऑफकोर्स हाइपर वेंटिलेशन होगा, ठीक है, ज़्यादा ब्रीद करेगा बच्चा, वैसे याद रखना है, ठीक है। तो जो सब पल्मोनरी स्टीनोसिस है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में जो पल्मोनरी के जस्ट पहले नीचे वाला पार्ट है जो भी है वाल्व के आसपास, ठीक है, तो वहाँ पे स्टीनोसिस हो गया है, ठीक है। तो इन्फंडिब्यूलर हाइपरट्रॉफी ड्यू टू इन्फंडिब्यूलर हाइपरट्रॉफी, और क्या हो गया, जो राइट वेंट्रिकल है तो उसका जो आउटफ्लो थ्रू पल्मोनरी आर्टरी ही था, ठीक है। तो अब वो तो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि सब पल्मोनरी स्टीनोसिस हो गया है, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड एज राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, RVOT, राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट
ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, और एक हो गया वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, VSD भी होगा इसके अंदर। और वही कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, तो वही कि हाइपॉक्सिक रहता है बच्चा, ठीक है, उसको ऑक्सीजन इतना नहीं मिल रहा है पूरे बॉडी में, क्योंकि जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था पल्मोनरी आर्टरी से कम जा रहा था, ठीक है, तो वापस कम आएगा, ये वो ऐसे सब याद रखना है, ठीक है। तो पॉलीसाइथीमिया होगा ड्यू टू क्रॉनिक हाइपोक्सिया, तो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के भी चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पॉलीसाइथीमिया है तो सेल्स क्लम्पिंग करके कुछ भी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, ठीक है, क्रॉनिक हाइपोक्सिया। फिर ब्रेन एब्सेस, ठीक है, ब्रेन एब्सेस याद रखना है, बस ये रट्टा मारना है। साइनोटिक स्पेल्स, ठीक है, साइनोटिक स्पेल्स, पूरा ब्लू हो रहा है बॉडी, क्योंकि वही ब्लड का लोचा हो रहा है, कम हो रहा है, पल्मोनरी ब्लड फ्लो कम हो रहा है, ठीक है। तो ये इन्फंडिबुलर स्पाजम हो रहा है, जो स्पाजम है अपना इन्फंडिबुलम का स्पाजम है, ऐसे याद रखना। इन्फंडिबुलम एक पार्ट है ऑफ ये अपना राइट वेंट्रिकल का, जिसकी हाइपरट्रॉफी से अपना ये सब पल्मोनरी स्टीनोसिस हो रहा है, ठीक है। तो इन्फंडिबुलर स्पाजम वुड वर्सन द साइनोसिस, ठीक है, तो साइनोसिस हो रहा है, ठीक है, वर्सनिंग ऑफ हाइपोक्सिया हो रहा है, तो लैक्टिक एसिडोसिस भी बनेगा, ठीक है। और ये कि स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर होगा, क्योंकि हाइपोक्सिया हो रहा है ये सब, तो वही हाइपर वेंटिलेशन होगा, ठीक है। अब हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है अगर, ठीक है, तो इंक्रीज्ड वीनस रिटर्न होगा, ये याद रखना है, बस ये अभी रट्टा मारना है। तो वही हो रहा है ना कि भाई प्योर ब्लड जो है, तो ज़्यादा इम्प्योर ब्लड बन रहा है बॉडी में, ठीक है, और वो ज़्यादा जा रहा है, मतलब वो जैसे ही जो अपने ये जो है, ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है, ज़्यादा इम्प्योर ब्लड है बॉडी में, वो तो ये ज़्यादा कलेक्ट करेगा, जो अपनी जो इन्फीरियर सुपीरियर वेना का हो ज़्यादा ब्लड कलेक्ट करेंगे, ज़्यादा भेजेंगे ये वो, ठीक है। तो वीनस रिटर्न जो है, मतलब कि वीनस रिटर्न मतलब वही जो अपना ये जो ब्लड ला रहा है पूरा दोनों वेना का हुआ, ठीक है, राइट एट्रियम में, दैट इज़ वो बढ़ जाएगा, ठीक है, वीनस रिटर्न हो गया ये, ठीक है। तो वही मैनेजमेंट में अपन क्या क्या करेंगे, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ साइनोटिक स्पेल्स या TOF, तो वही जो जो चीज़ें हैं उनको कम करनी है, लाइक सपोज इन्फंडिबुलर स्पाजम को कम करना है, तो बीटा ब्लॉकर दे दिया, ठीक है। हाइपोक्सिया था तो O2 सप्लीमेंटेशन, फिर जो लैक्टिक एसिडोसिस बन रहा है, ठीक है, हाइपोक्सिया से ये वो जो भी है ना, तो उसके लिए सोडियम बाइकार्बोनेट दे दिया फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एसिडोसिस। हाइपर वेंटिलेशन हो रहा था तो जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कौन करवाता है, मॉर्फिन, तो मॉर्फिन दे दिया, ठीक है, क्योंकि मॉर्फिन रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कराएगा तो वही हाइपर वेंटिलेशन को कम करेगा। अल्फा एगोनिस्ट दिया अपन ने, ठीक है, क्योंकि अल्फा एगोनिस्ट जैसे कि लाइक फिनाइलएफ्रिन, स्क्वाटिंग नी, चेस्ट पोस्चर जो है, ये सब वेस्कुलर रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, ठीक है। जो अपने को बूट शेपेड हार्ट दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है कि जो बेस है अपना, तो बेस इज कंपोज्ड ऑफ लाइक राइट वेंट्रिकल, ठीक है, तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो रही है तो वाइडेंड बेस एरिया हो गया, ठीक है। बस याद रखना है कि अपटर्न्ड एपेक्स है, बस याद रखना है कि अपटर्न्ड एपेक्स ड्यू टू RVH, और ये फोटो याद रखना है। अब वो ये कि इंक्रीज वेस्कुलर रेजिस्टेंस करना है तो अपने को अल्फा एगोनिस्ट, फिनाइलएफ्रिन और स्क्वाटिंग या नी चेस्ट पोजीशन देना पड़ेगा। फिर बॉक्स शेपेड हार्ट एब्स्टिन्स एनोमली, वही इसमें क्या हो रहा है, जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, ठीक है, जो अपना ये राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में, तो वो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो गया, ऑफकोर्स वो नीचे आ गया है, ठीक है, तो वही साइज़ बड़ा हो गया RA का, ठीक है, इंक्रीज RA साइज़। अब जो अपना एब्स्टिन्स एनोमली है, ये सब क्वेश्चन है, ठीक है, कि बॉक्स शेप्ड हार्ट तो अपन ने पढ़ लिया, ठीक है, और वही एसोसिएटेड विद WPW, ठीक है, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, ठीक है, इसमें जो एरिथमिया होगा दैट वुड बी पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया PSVT, ठीक है, और वही ट्रीटमेंट इसमें अपने एडिनोसिन देंगे, ठीक है, याद रखना एडिनोसिन IV पुश देंगे 0.1 mg/kg, ठीक है, मैक्सिमम 6 mg तक देना है अपने को। फिर जो सुप्राकार्डिक उसके पहले TGA आता है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, तो यहाँ पे ग्रेट आर्टरीज जो भी आर्टरीज है उनके कुछ चेंज हो गया पोजीशन, उसकी वजह से क्या हो गया कि नीचे वाला पार्ट बड़ा हो गया, जो ऊपर वाला पार्ट है हार्ट का, ठीक है, वो बहुत नैरो हो गया, इसलिए इसमें एग ऑन अ स्ट्रिंग या एग ऑन अ साइड या जो भी ऐसे अपीयरेंस है, ठीक है, एग ऑन अ स्ट्रिंग अपीयरेंस, इसमें ट्रीटमेंट विद जेटेंस प्रोसीजर करेंगे, क्वेश्चन है, ठीक है, आर्टीरियल स्विच प्रोसीजर है, ठीक है, और मोस्ट कॉमन साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है ये, ठीक है, TGA। और जो अगर ऐसा पूछा कि भाई मोस्ट कॉमन साइनोटिक या नॉर्मल कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट या डिजीज़ वॉट एवर, मोस्ट कॉमन साइनोटिक CHD, ठीक है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड विद एरिथमिया, एरिथमिया सुनते ही एब्स्टिन्स एनोमली आना चाहिए, ठीक है। तो एक तो अपन ने ये पढ़ लिया एब्स्टिन्स, ठीक है। अब जो सुप्राकार्डिक TAPVC, नाम ही सुप्राकार्डिक, मतलब क्या है कि सुप्राकार्डिक अबाउट द हार्ट, जो अपना जो लंग से जो आ रही थी पल्मोनरी वेन, ठीक है, तो वही पल्मोनरी वेन जो है, ठीक है, अब वो मिल रही है, तो पल्मोनरी वेन को तो अपने एट्रियम में जाना चाहिए था, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, तो उसकी जगह क्या होगा कि जो पल्मोनरी वेन है, ठीक है, कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट वुड गो इनटू सुप्रा वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा, SVC, ठीक है, और SVC अपना इसमें आती है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, जो पल्मोनरी वेन है जो अब सीधा SVC में मिल रही है, तभी इसको बोल दिया कि भाई सुप्राकार्डिक TAPVC, ठीक है, टोटली एनोमेली हो गया, मतलब कि टोटल एनोमेलस पल्मोनरी वीनस कम्युनिकेशन, ठीक है, टोटल एनोमेलस पल्मोनरी वीनस कम्युनिकेशन। अब यहाँ क्या हो रहा है कि जो सुपीरियर वीना कावा है जो राइट एट्रियम में जा रहा है,
तो अब ये राइट एट्रियम और जो लेफ्ट एट्रियम है इसके बीच में एक होल है, ठीक है। तो इसके बीच में एक डिफेक्ट है, देयर इज़ अ एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट बिटवीन सुप्राकार्डियक TA-PVC, ठीक है। यहाँ पे बस ये याद रखना, यहाँ पे एक फिगर ऑफ 8 या स्नोमैन अपीयरेंस दिख रहा है, ठीक है। ये स्नोमैन को डिफ्रेंशिएट करना है अपने को, ठीक है। तो ये 4 फोटोज़ याद रखने की। बूट शेपेड है तो TOF है, ठीक है। बेस बड़ा होगा, ठीक है। बूट शेपेड तो पता चल जाएगा। बस ये अपने को एग ऑन अ पर्ल, एग ऑन अ स्ट्रिंग अपीयरेंस और बॉक्स शेपेड में कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बॉक्स में मतलब हर जगह दिख रहा है बड़ा, ठीक है। एब्सटीन्स में जो हो रहा है राइट एट्रियम को साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो मेन अपने को ये TGA और सुप्राकार्डिक TA-PVC में कन्फ्यूज नहीं होना है। सुप्राकार्डिक TA-PVC स्नोमैन है, ठीक है। टप स्नोमैन टप ऐसे बस याद रखना है। TA-PVC तो टैप में स्नोमैन था, ठीक है। और TGA में ये है जेटिन्स प्रोसीजर है और एग ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस। फिर जो रूमेटिक फीवर की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो वही कि रूमेटिक फीवर जो है, ठीक है। तो बड़ों में रूमेटिक डिजीज़ होगा, यहाँ पे बच्चों में रूमेटिक फीवर होगा, जिसका क्राइटेरिया इज मॉडिफाइड जोन्स क्राइटेरिया, ठीक है। हाई रिस्क पॉपुलेशन के लिए जो रूमेटिक फीवर पे आते हैं, ठीक है। एक्यूट रूमेटिक फीवर का मतलब ये कि ARF जब पढ़ रहा है अपन एक्यूट रूमेटिक फीवर, तो 5 से 15 साल के बच्चों में पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो रहा है, गैब्स से हो रहा है, ठीक है। पहले फेरेंजाइटिस होगा, ठीक है। फिर आफ्टर फ्यू वीक्स रूमेटिक फीवर होगा। और वही 2 रिस्क जो मॉडिफाइड जोन्स क्राइटेरिया है, ठीक है। तो इसमें लो रिस्क और हाई रिस्क पॉपुलेशन आएगा, ठीक है। तो लो रिस्क नहीं अपन हाई रिस्क वाला पढ़ते हैं कि हाई रिस्क इंडिया हाई रिस्क वाले में आता है, ठीक है। तो हाई रिस्क पॉपुलेशन के लिए क्या है, मेजर और माइनर क्राइटेरिया 5 मेजर है, जिसका निमोनिक है जोन्स, ठीक है। तो जोन्स क्राइटेरिया रूमेटिक फीवर के लिए एक्यूट रूमेटिक फीवर, मॉडिफाइड जोन्स क्राइटेरिया, जोन्स में J मतलब कि जॉइंट्स, ठीक है। तो जॉइंट्स जो है वो मोनो या पॉली होगा, ठीक है। मोनो आर्थराइटिस या पॉली आर्थराइटिस। पॉली है तो अगर वो माइग्रेटरी आर्थराइटिस होगा, या फिर सिंपल पॉली आर्थरालजिया हो सकता है। तो ये तो हो गया J। O मतलब कि अपन O कब बोलेंगे, जब हार्ट की सब लेयर्स इन्वॉल्व होगी, ठीक है। तो अपन O बोलेंगे। तो O बोलेंगे मतलब कि पैन कार्डाइटिस, ठीक है। नॉट मायो और वॉट सब कार्डाइटिस, तो सब लेयर्स आर इन्वॉल्व, दैट इज़ द पैन कार्डाइटिस, ठीक है। ये 90% केसेस में अपने को दिखेगा। दिस कैन बी क्लिनिकल और सब क्लिनिकल, लाइक ऐसे कोई वो हो नहीं रहा सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस, लेकिन अपने को दिख रहा है ECG पे दिख रहा है अपने को। तो J हो गया, ठीक है, जॉइंट्स। O हो गया पैन कार्डाइटिस। N इज द नोडुल्स, दैट इज सबक्यूटेनस नोडुल्स ऑन द एक्सटेंसर सरफेस, ठीक है। लाइक एल्बो पे जो पीछे की तरफ एक्सटेंसर, ठीक है, नॉट फ्लेक्सर। तो N हो गया नोडुल, सबक्यूटेनस नोडुल्स। E से आता है एरिथेमा मार्जिनेटम, मतलब कि मार्जिन्स पे, मतलब जो बाहर वाला जो पार्ट है, जैसे एक सर्कल बनाया तो जो पेरिफेरी मार्जिन्स वहाँ पे कंसनट्रेटेड रेडनेस दिखेगा, दैट इज एरिथेमा मार्जिनेटम, ठीक है। एरिथेमा मार्जिनेटम सीन इन रूमेटिक फीवर, ARF। और E और S तो साइडेनम कोरिया, याद रखना है, सिडेनम कोरिया। तो जो रूमेटिक फीवर है, ठीक है, माइनर क्राइटेरिया तो ये सिंपल है कि मोनो आर्थरालजिया, नॉट आर्थराइटिस। देर इज नो आर्थराइटिस इन माइनर क्राइटेरिया। फीवर मोर देन 30, याद रखना है। ESR मोर देन 30, ठीक है, इन द फर्स्ट आवर 30, या CRP मोर देन 3, ठीक है, कोई भी। तो 4 क्राइटेरिया है माइनर के अंदर, मोनो आर्थरालजिया, फीवर, ESR, CRP और प्रोलॉन्ग PR इंटरवल, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो 2 मेजर चाहिए, या फिर अपना 1 मेजर 1 माइनर, 2 मेजर, ठीक है, और फिर बाद में 3 का याद रख लो अपन, ठीक है। या तो 2 मेजर हो गए, फिर 3, तो 3 कैसे, या तो 3 माइनर इफ़ इट इज़ रिकरेंस, ठीक है, बार बार हो रहा है अपने को, तो 3 माइनर, या फिर एक और 3 क्या आएगा, 2 माइनर प्लस 1 मेजर, ठीक है, या 2 मेजर। और एक चीज़ मस्ट है कि ये जो भी है फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड इज इंक्रीज्ड ASO टाइटर, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन O टाइटर। इंक्रीज्ड ASO टाइटर तो मस्ट है, क्योंकि वही है ना, अपने को पहले प्रूव करना है कि भाई इट इज़ ड्यू टू द फेरेंजाइटिस इज ड्यू टू गैप्स, GABHS, ठीक है। तो इसके लिए ASO टाइटर। जो प्रोफाइलैक्सिस है तो उसके अंदर सेकेंडरी प्रिवेंशन आएगा, ठीक है। सेकेंडरी क्यों, क्योंकि अपन यहाँ पे एक डिजीज़ को रोक रहे हैं अपन, ठीक है, डिजीज स्टेट को तो अपन ट्रीट भी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। स्पेसिफिक लाइक वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं अपन, ठीक है। तो ट्रीटमेंट किसके तरफ देंगे अपन, कि भाई अपने को ये रोकना है, फेरेंजाइटिस रोकना है। जो GABHS है अपने को बेसिकली रूमेटिक फीवर से पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, ठीक है। तो अपने को स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन रोकना है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस को रोकना है। तो अपन 2 ड्रग देंगे, पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन। पेनिसिलिन अगर एलर्जी है उससे तो ये एरिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं। पेनिसिलिन के अंदर पैरेंटल या ओरल, ठीक है। तो जो ओरल है वो तो सिंपल पेनिसिलिन V देते हैं, ठीक है, 250 mg ट्वाइस डेली, ठीक है, पेनिसिलिन V। और जो IM है, ठीक है, जो पेरेंट्रल है, ठीक है, दैट वुड कॉल्ड एज पेनिसिलिन G दे रहे हैं, बेंजाथिन पेनिसिलिन, ठीक है। IM एवरी 3 to 4 वीक। 30 किलो से कम है तो 6 लाख, ठीक है, और सीधा 30 के ऊपर तो डबल कर दो, सीधा डबल। तो 36 30 12 36 30 12 3 वीक्स पेनिसिलिन G, बेंजाथिन पेनिसिलिन। और ड्यूरेशन क्या क्या है, तो यही विच एवर इज़ लॉन्गर, ठीक है। तो 3 क्राइटेरिया, विद कार्डाइटिस, विदाउट कार्डाइटिस, और पूरे टाइम है, मतलब या तो सर्जरी कराई है या रिकरेंस या पूरा RHD है ही उसको, ठीक है, RHD उसको है, डिजीज़ है ही उसको।
तो यहाँ पे अपन तो प्रोफाइलेक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कार्डाइटिस एक सिम्टम है जो भी ऐसा, तो विदाउट कार्डाइटिस, और एक है सीधा आरएचडी है ही तो उसको लाइफ टाइम ही देंगे, ठीक है। तो सपोज विदाउट कार्डाइटिस, ठीक है, तो 5 ईयर्स और 18 ईयर्स, ठीक है, विच एवर इज़ लॉन्गर। तो सपोज कोई बच्चा 11 साल का है तो उसको 7 साल देंगे, मतलब कि 18 तक देंगे, ठीक है, नॉट कि 5 ईयर्स पे बंद कर दिया, ठीक है। अब सपोज विद कार्डाइटिस आ रहा है, ठीक है, तो 25 साल, 10 ईयर्स और 25 ईयर्स, ठीक है। सपोज कोई 12 साल का बच्चा है जिसको कार्डाइटिस है, ठीक है, तो उसको 22 तक नहीं, उसको 25 तक देंगे, ठीक है। और विद आरएचडी और फॉलोइंग सर्जरी तो लाइफ लॉन्ग देंगे अपन, ठीक है। कोई वाल्व रिप्लेसमेंट की हिस्ट्री ऐसा कुछ है, फॉलोइंग सर्जरी की है उसने, तो लाइफ टाइम। कावासाकी मीडियम साइज में हो रहा है, ठीक है, मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड वेस्कुलाइटिस है। तो इसमें ये याद रखना है कि एक्यूट, सब एक्यूट रिकवरी, अब सब एक्यूट स्टेज में ही कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो रहे हैं, तो अपने को यहाँ पे एक्यूट स्टेज में ट्रीट करना है, क्योंकि अगर एक्यूट में ट्रीट कर लिया तो सब एक्यूट स्किप हो जाएगा। इफ ट्रीटेड सीधा ही कैन प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन विच आर हैपनिंग इन सब एक्यूट। सो द डायरेक्टली द पेशेंट वुड गो फ्रॉम एक्यूट टू द रिकवरी स्टेज, दैट इज अ कॉन्वलेसेंट स्टेज। ओके, एक्यूट इन द एक्यूट देयर इज अ क्राइटेरिया ऑफ फीवर, देयर इज अ क्राइटेरिया ऑफ क्रीम, ठीक है, वेर फीवर इज अ मस्ट फॉर मोर देन 5 days एंड क्रीम, ठीक है, एनी 4 out of the 5, ओके, दैट इज़ अ क्रीम, ठीक है। तो वो हो गया, ठीक है। फोटोज़ में फिर ये पेरी एंगुलर स्किन पीलिंग याद रखना है, जो एक सब एक्यूट स्टेज में आता है। कॉम्प्लिकेशन में भी कार्डियक इश्केमिया, कोरोनरी एन्यूरिज्म्स एंड थ्रोम्बोसिस। वही मतलब 20 to 30% में कोरोनरी आर्टरी अफेक्ट हो रही तो खतरनाक कॉम्प्लिकेशन होंगे, ठीक है। इश्केमिया और कोरोनरी एन्यूरिज्म्स हो रहा है सीधा थ्रोम्बोसिस के साथ। फिर वही ट्रीटमेंट देखना है। हाँ, कोरोनरी कॉम्प्लिकेशंस आर कॉमन इन सब एक्यूट फेज, नॉट एक्यूट, ठीक है, याद रखना ये हो गया, एक्यूट में नहीं होगा कोरोनरी वाली चीज़ें। और वही ट्रीटमेंट में IVIG और हाई डोज एस्पिरिन, ठीक है, लो डोज मतलब एंटीप्लेटलेट, हाई डोज तो वही एंटी इन्फ्लेमेटरी 80 to 100 mg पर डे। तो जो इसोफेजियल एट्रेसिया है वो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपर जीआई याद रखना है, ठीक है। फ्रॉथिंग और वॉमिटिंग प्रेजेंट होगा, ठीक है, और कॉइलिंग हो जाएगी NG-tube की, ठीक है, एस्पिरेशन भी होगा, और वो ये फटाफट होगा इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। इसका एसोसिएशन है TOF के साथ, ठीक है, ट्रेको इसोफेजियल फिस्टुला के साथ, और उसमें भी टाइप C वाला, ठीक है, प्रॉक्सिमल इसोफेजियल एट्रेसिया विद द डिस्टल TOF, ठीक है। मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड एनोमलीज के साथ TOF है, ठीक है। और वही है कि फिर IHPS पे आता है, तो वो हाइपरट्रॉफी है, 4 और 16 याद रखना है, 4 mm और 16 mm अपना चैनल लेंथ, ठीक है। और हाइपोक्लोरेमिक, हाइपोकैलेमिक है, ठीक है, सब कुछ जा रहा है, H+Cl- सब कुछ निकल रहा है, जितना ज़्यादा वॉमिटिंग और इसलिए पैराडॉक्सिकल एसिडोरिया बोलेंगे। ये एक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, ठीक है। और वही प्रोजेक्टाइल नॉन बिलियस वॉमिटिंग 2 to 3 weeks आफ्टर, वही IOC करेंगे, ठीक है, और NS+K देंगे, और रामस्टेड स्पाइलोरोमायोटोमी। फिर जो हर्षप्रंग है उसके अंदर वही कि रेक्टम पूरा नैरोड डाउन रेक्टम हो जाएगा, तो वो उसमें मतलब सूडो को टॉक्सिकोलोन दिखेगा, मतलब पहले वाला जो पार्ट है, ठीक है, इलियम का है, वो बड़ा दिखेगा। तो वही है कि नो रिलैक्सेशन ऑफ रेक्टम, एब्सेंस ऑफ गैंग्लियन सिंस, ये हो गया। फिर वही डिलेड पैसेज ऑफ मिकोनियम है, कॉन्ट्रास्ट एनीमा और एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस स्टेन, तो इसके अंदर रेक्टल बायोप्सी में होगा, ठीक है, एब्सेंस ऑफ गैंग्लियन दिखेगा रेक्टल बायोप्सी में, फुल थिकनेस रेक्टल बायोप्सी। जब गैंग्लियन नहीं होगा ना तो कंस्ट्रक्टेड रेक्टम होगा, ठीक है, हमेशा कंस्ट्रक्टेड स्टेट में होगा, और पहले वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा। और वही है कि अब सीलियाक पे आ जाते हैं, ठीक है। तो HLA DQ2 DQ8 ब्रो नहीं देना है, ठीक है। और वही कि ऑनसेट आफ्टर इनिशिएशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स आफ्टर 6 month होगा, ठीक है। डायरिया वुड बी नॉन इन्फेक्शस, फेलियर टू थ्राइव, एनीमिया, शॉर्ट स्ट्रेचर। फिर स्क्रीनिंग याद रखना है, पूरा इन्वेस्टिगेशन पैटर्न है। तो पहले टोटल IgA, ठीक है, IgA एंड एंटी TG2, ठीक है, ट्रांसग्लूटामिनेज आएगा। फिर अपने को क्या करना है, दोनों करना है। अगर बहुत नेगेटिव है तो पहले ही रूल आउट कर दो, अगर दोनों ज़्यादा है, ठीक है, फिर एंटी एंडोमाइसियल एंटीबॉडीज, फिर एक दोनों प्लस आ रहे हैं, ठीक है, IgA और एंटी TG2, तो प्लस आया तो फिर एंटी TG2 करना है। फिर देखना है मोर देन 10 times, लेस देन 10 times। इफ मोर देन 10 times है तो अपन जो बेस्ट स्पेसिफिक है दैट इज एंटी एंडोमाइसियल एंटीबॉडी, ठीक है, EM है, तो अपन वो करेंगे, ठीक है। और अगर EM में पॉजिटिव आ रहा है तो कंफर्म सीलियाक है, ठीक है, ग्लूटेन फ्री डाइट देना है। अगर सपोज अब EM में नेगेटिव आ रहा है और लेस देन 10 times है अपना एंटी TG2, ठीक है ना। बेस्ट ओवरऑल डायग्नोस्टिक स्पेसिफिक टेस्ट इज EMA लेवल्स, और EMA नेगेटिव आ रहा है और लेस देन 10 times एंटी TG2 है, तो अपने क्या करेंगे, तो EGDN बायोप्सी करेंगे, ठीक है, EGDN बायोप्सी, वहाँ पे वी कैन चेक फॉर विलियस एट्रोफी एंड क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया। और थिकनेस बायोप्सी का लेवल सेम रहेगा, क्योंकि सेम लाइक हाइपरप्लेजिया भी हो रहा है लेकिन एट्रोफी भी हो रहा है, ठीक है। और अपन क्या करेंगे, VGD, ठीक है, EGD, ईसोफेगो गैस्ट्रोडुओडिनोस्कोपी, ठीक है, और बायोप्सी करेंगे। और वो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, इतना दिख रहा है अपने को इसमें विलियस एट्रोफी और हाइपरप्लेजिया, तो ये कंफर्म है कि भाई सीलियाक का केस है। फिर वो डायरिया पे आता है, तो वो अंडर 5 का मोस्ट कॉमन कॉज है, लेस देन 7 days है। रोटा वायरस ओवरऑल मोस्ट कॉमन है, ठीक है, ईटेक कराता है बैक्टीरिया में, बाकी रोटा वायरस, बैक्टीरिया में ईटेक, वायरस और ओवरऑल रोटा वायरस। शिगेला फ्लेक्सनर इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिसेंट्री इन चिल्ड्रन,
जो ब्लडी डायरिया होता है उसका शिगेला फ्लेक्सनरी है, ठीक है। ईटेक तो अपना है मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया। फिर गाइडलाइंस नो सम सीवियर, ठीक है। और रिस्पॉन्स चेक करेंगे स्किन पिंच, <1 फास्ट है, <2 स्लो है, ठीक है, या 2 सेकेंड्स भी तो स्लो है, more than 2 इज़ वेरी स्लो विच इज़ सीवियर। प्लान ए बी सी देना है। ए में अपन हर लूज स्टूल के हिसाब से अपन <2 ईयर्स में 50 to 100 ml, 2 to 10 ईयर्स में 100 to 200 ml, more than 10 ईयर जितना देना उतना दो। एड लिब बोलते हैं, एज मच एज रिक्वायर्ड, एड लिब। तो 50 to 100, 100 to 200, <2 इज़ 50 to 100। तो सपोज भाई 5 बार स्टूल्स गया है, ठीक है, तो अपन 500 ml से 1000 लीटर देंगे, या 2 स्टूल किया है उसने, ठीक है, तो 100 to 200 सा ml देंगे। तो प्लान ए आ गया, ठीक है। अब जो प्लान बी है इसके अंदर क्या क्या होगा कि 3-4 स्टेप्स है। तो एक तो पहले तो रिहाइड्रेशन करेंगे ORS के साथ, ठीक है। इरिटेबिलिटी यहाँ पे प्रेजेंट है, थर्स्ट होगा, ठीक है, स्लो रिस्पॉन्स है। और क्या होगा कि पहले तो रिहाइड्रेशन विद ORS 75 ml पर kg ओवर 4 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 75 ml पर kg फॉर 4 आवर्स देंगे, ठीक है। फिर एक तो जो ऑन गोइंग लॉस है उसको रिप्लेस करना है। पहले अपने रिहाइड्रेशन दिया, फिर रिप्लेस करेंगे ऑन गोइंग लॉस को, दैट इज 100 पर 200 ml पर लूज टू, जो सेम इसका अपन ऐसा पढ़ा, ठीक है, 2 to 10 ईयर्स वाला जो था, ठीक है, नो डिहाइड्रेशन वाला प्लान। वैसे यहाँ पे भी 100 to 200 ml पर लूज टूल, ठीक है, रिप्लेस ऑन गोइंग लॉस। मेंटेनेंस फ्लूइड्स देंगे यूजिंग द हॉलीडे सेगार फार्मूला, बस ये याद रखना है। स्किन पिंच इज नॉट रिलायबल इन माल न्यूट्रिशन, ठीक है, ड्यू टू लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट। वही 75 ml हो गया ऑन गोइंग लॉस मेंटेनेंस, ठीक है। फिर सीवियर डिहाइड्रेशन पे आता है, तो वो यहाँ पे IV फ्लूइड्स देंगे अपन। पहले रिहाइड्रेशन विद ORS हो रहा था, यहाँ पे सीवियर है ना, लेथार्जिक है, तो RL, ठीक है, विद IV फ्लूइड्स में क्या देंगे, RL प्लस 5% डेक्सट्रोज एट 100 ml पर kg, ठीक है। 100 ml पर kg के रेट पे अपन 5% डेक्सट्रोज और RL देंगे। और वही कि स्किन पिंच इज़ नॉट रिलायबल इन माल न्यूट्रिशन। फिर जो ये प्लान सी जो है बेस्ड ऑन दी एज है, ठीक है, और वो स्किन पिंच रिलायबल नहीं, क्योंकि वही सबक्यूटेनियस फैट नहीं होगा तो वहाँ पे स्किन पिंच भी नहीं हो रहा होगा, पर वो तो माल न्यूट्रिशन की वजह से हो रहा होगा, नॉट बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे एज <1 ईयर और more than 1 ईयर, ठीक है। और जो 100 ml है, लाइक अपन पहले 100 ml पर kg जो दे रहे हैं सीवियर के अंदर, ठीक है, तो सबसे पहले अपन को रैपिडली अपने को 30 ml दे देना है, ठीक है, रैपिडली 30 ml फटाफट देना, नॉट द 70, पहले 30 ही देना, ज़्यादा देंगे तो कुछ लोचा सकता है, ठीक है ना, ज़्यादा दे दे तो रीफीडिंग सिंड्रोम है, वॉट एवर इट इज़। तो पहले 30 ml दे रहे हैं और फिर अपन टेपर डाउन धीरे धीरे करके 70 ml देंगे। तो अगर <1 ईयर है तो ऑफकोर्स 1 आवर और 5 आवर, और more than 1 ईयर तो टाइम आधा ही जाएगा, ठीक है। तो 1 आवर 5 आवर था, उसका आधा कर दो, ठीक है, 30 मिनट्स और 2.5 आवर। ऑफकोर्स बड़ा बेबी है तो उसको जल्दी ज़रूरत होगी डिहाइड्रेशन करेक्ट करने की, तो 30 मिनट्स में 30 ml, ठीक है, और 2.5 आवर, 2.5 घंटा उसका आधा। फिर वही WHO लो स्मॉलर ORS 75 और 20 65 10 245। जो जिंक है, ठीक है, तो वही 10 mg और 20 mg याद रखना है, ठीक है, 10 और 20 mg ओवर 2 वीक्स, ठीक है। तो 10 और 20 तो पता चल जाएगा कि 6 मंथ से लेस एंड मोर देन 6 मंथ्स। तो यहाँ पे 6 मंथ है और प्लान सी इज़ more than 1 ईयर, ठीक है। यहाँ पे 6 मंथ्स, यहाँ पे 1 ईयर, और जो नो डिहाइड्रेशन वाला है उसके अंदर <2 ईयर्स और 2 to 10 ईयर्स है, तो ये याद रखना है। फिर वही सीजर्स का, अगर कोई केस है जिसमें सीजर्स भी है, डायरिया भी है, तो उसमें फिब्राइल सीजर्स आएगा, ठीक है। लाइक क्या होगा कि भाई फिब्राइल सीजर है, ठीक है, इन्फेक्शन है अगर कोई, तो फीवर आएगी तो उसके साथ साथ उसको फिब्राइल सीजर हो रहा है, ठीक है, इन्फेक्शन है, फीवर है, साथ साथ में सीजर आ गया, दैट इज सीजर प्लस डायरिया, ठीक है। फिब्राइल सीजर में कॉज क्या क्या है, सीजर्स प्लस डायरिया के, तो फिब्राइल सीजर्स। फिर वो डिहाइड्रेशन होगा तो उसकी वजह से सेरिब्रल वीनस और सजाइटल साइनस थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। मेटाबॉलिक एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, ठीक है, लाइक सब कुछ इसमें, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, सब कुछ होगा। याद रखना हाइपरनेट्रियम भी हो सकता है पर रेयरली है। फिर जो इनहेरिटेड हाइपरबिलीरुबिनेमिया है, ठीक है, सिंड्रोमिक जॉन्डिस है, उसमें वही ऑटोसोमल रिसेसिव है हर जगह। तो कॉन्जुगेटेड में ड्यूबिन और रोटर आएगा, ड्यूबिन जॉनसन और रोटर, ठीक है, अपना कॉन्जुगेटेड में। और जो अनकॉन्जुगेटेड है, ठीक है, तो उसके अंदर अपना ये आएगा क्रिगलर नजार, ठीक है, जिसके अंदर UDP GT का ही एब्सेंस है, तो वही कॉन्जुगेशन हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये किया गया और गिलबर्ट आ गया, तो वही UDP GT अगर बिल्कुल ही नहीं तो क्रिगलर नजर टाइप 1, अगर थोड़ा सा डेफिशिएंट तो टाइप 2। गिलबर्ट में ऐसे एज मतलब बच्चों में, ओल्डर चिल्ड्रन में आता है, ठीक है। ओवरऑल मोस्ट कॉमन गिलबर्ट है। माइल्ड UDP GT कम होगा, ठीक है। ओल्डर चिल्ड्रन है, बेनाइन है, ठीक है, और इंटरमिटेंट जॉन्डिस होगा, ठीक है, मतलब कि देयर वुड बी नो नियोनेट, ठीक है, इंटरमिटेंट जॉन्डिस है, बिनाइन है। फिर नाजा टाइप 1 में सीवियर की एब्सेंस, ये टाइप 1 टाइप 2 नियोनेट में हो रहा है, ठीक है। और कंजुगेटेड में भी ट्रांसपोर्टर का डिफेक्ट है, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिया, कि कंजुगेटेड बिलिरुबिन जो वो लीवर से बाइल डक्ट में ही नहीं जा रहा है, ठीक है, तो वो जा ही नहीं रहा, तो वही ग्लूकोरानिल ट्रांसफर, इसको GT बोलते हैं, UDP GT। तो ट्रांसपोर्टर के नाम याद रखना है, ठीक है। तो जो ड्यूबिन जॉनसन उसके अंदर ABCC ट्रांसपोर्टर का डिफेक्ट है, और रोटर के अंदर OATP का ट्रांसपोर्टर का डिफेक्ट है, ठीक है। ABCC इज ATP बाइंडिंग कैनालिकुलर कैसेट, OATP इज ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन।
ट्रांसपोर्टर वो ऐसे याद रखना है कि डी आर ड्यूबिन जॉनसन, डॉक्टर हमेशा साथ में रहता है कंजुगेटेड, ठीक है। तो पहले डी आता है फिर आर आता है, ड्यूबिन जॉनसन। तो जैसे जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है उसमें भी पहले ए आता है फिर ओ आता है, ठीक है। तो डी के अंदर ए वाला दैट इज ABCC ट्रांसपोर्टर, और रोटर में OATP, ठीक है, ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। और ये भी लेट ऑनसेट है, एडोलेसेंट या एडल्ट्स में हो रहा है, ठीक है। और फिर जो नियोनेटल कोलेस्टेसिस है, मतलब स्टेसिस ऑफ बाइल, ठीक है, बाइल का स्टेसिस हो गया, तो वही इसमें भी इंक्रीज्ड कंजुगेटेड बिलिरुबिन होगा ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो कंजुगेटेड वाला यहाँ पे जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन का प्रॉब्लम है ऐसा कुछ है तो कंजुगेट तो हो गया है ना। और जब भी टाइम मिले तो पूरा बिलिरुबिन कैसे बनता है क्या उसका पाथवे एक बार देख लेना है, ठीक है, बाद में। और वो ये कि कंजुगेटेड बिलिरुबिन ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, अब टोटल कंजुगेटेड बिलिरुबिन मोर देन 1 mg/dl, ठीक है। अब क्या क्राइटेरिया है, या तो 1 mg/dl से ज़्यादा है टोटल कंजुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है, या मोर देन 20% ऑफ TSB टोटल सीरम बिलिरुबिन, ठीक है, मोर देन 20%। एंड ये तभी अपन देखेंगे इफ़ TSB इज़ मोर देन 5 mg/dl, ठीक है। मतलब कि ये जो 20% वाला पार्ट है ये तभी एप्लीकेबल है जब पूरा ही टोटल सीरम बिलिरुबिन मोर देन 5 है। लाइक सपोज अभी टोटल कंजुगेटेड ही अगर मोर देन 1 है तो दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ टोटल कंजुगेटेड की बात कर रहे हैं अपन, है ना। वो मोर देन 1 है तो सपोज वो 2 है, ठीक है ना। और सपोज TSB कितना भी उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा फिर अपने को। तो मेन 1 mg/dl याद रखना है, ठीक है। फिर बस अपने को सीधा 20% वाला याद रखना है अगर TSB अपना मोर देन 5 है तो, ठीक है। और वो ईटियोलॉजी में क्या है कि यही क्योंकि कुछ रुक गया है, कुछ एट्रेसिया हो गया, ठीक है, तो आगे ही नहीं जाएगा अपना, ठीक है। तभी तो कोलेस्टेसिस हो गया ना, बाइल का स्टेसिस हो गया, ठीक है, आगे जा ही नहीं रहा, है ना। तो वही कब होगा जब EHB होगा, एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एट्रेसिया, ठीक है। EHB है मोस्ट कॉमन कॉज है ये, EHB है। और जब टाइम मिले तब ये पूरा जो पाथवे है बाइल का, ये वो एनाटॉमी वो भी पढ़ लेना है, ठीक है, बाद में। तो EHBA हो गया, EHBA नियोनेटल हेपेटाइटिस भी कॉज है, ठीक है, इडियोपैथिक नियोनेटल हेपेटाइटिस। यहाँ पे वही उल्टा हो रहा है, लाइक जो नॉर्मल स्टूल जो अपना येलो कलर का होता है, ठीक है, तो यहाँ पे येलो कलर का यूरिन हो रहा है, और जो अपना जो यूरिन पेल कलर का होता है तो यहाँ पे पेल स्टूल क्ले कलर्ड स्टूल्स हो रहा है, ठीक है, स्टूल्स यहाँ पे पेल एंड क्ले कलर्ड होगा। अपन को पता कैसे चलेगा कि भाई ये EHBA इसके वजह से है, ये कॉन्जुगेटेड मतलब नियोनेटल जो कोलेस्टेसिस है, या तो ये EHBA की वजह से है या हेपेटाइटिस की वजह से है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस जो है उसके अंदर डिस सारे होगा, हेपेटिक ग्लोब्यूल्स अफेक्टेड है, EHBA में इंटैक्ट है, याद रखना हेपेटिक ग्लोब्यूल्स, क्योंकि हेपेटाइटिस है तो हेपेटिक ग्लोब्यूल्स जाएगा। अब ये EHBA में तो कुछ काम नहीं है ऐसा, ठीक है, एट्रेसिया है तो इंटैक्ट है, जायंट सेल्स दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन हेपेटाइटिस में कम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। पोर्टल रिएक्शन याद रखना है कि EHBA के अंदर पोर्टल रिएक्शन में फाइब्रोसिस हो रहा है, ठीक है, पोर्टल रिएक्शन में फाइब्रोसिस, यहाँ पे लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट्स होंगे, एंड नियो एंड पेरिडक्टल प्रोलिफरेशन वुड बी सीन इन EHBA, ठीक है। तो नियो एंड पेरिडक्टल डक्ट का कुछ आ रहा है ना, तो वही एट्रेसिया ये वो सब कुछ, तो वो नियो एंड पेरिडक्टल प्रोलिफरेशन वही बढ़ रहा है, तभी तो नैरो हो गया होगा लूमेन, तो फिर एट्रेसिया हो गया होगा, ठीक है। तो नियो एंड पेरिडक्टल प्रोलिफरेशन वुड बी मोर इन EHBA। अब जो UTI है, ठीक है, जो UTI है इसके अंदर कभी भी अपन KU भी कर सकते हैं, विच इज़ फॉर स्क्रीनिंग नॉट फॉर डायग्नोसिस। फिर KU फिर जो MCU है, ठीक है, ये एनोमलीज डिटेक्ट करेगा कॉजिंग रिकरेंट UTI अगर हो रहा है अपने को, ठीक है। लाइक सपोज अगर कोई पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व है तो फिर रिकरेंट UTI होगा, ठीक है। तो उसको वो एनोमलीज को डिटेक्ट करेगा, कौन करेगा डिटेक्ट, MCU 2 to 4 वीक्स आफ्टर ट्रीटमेंट करना है, मैच्योरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम। अब जो अपन देखते हैं एल्गोरिथम, तो पहले USG किया अपन ने, ठीक है, KU भी किया अपन ने जो सिर्फ स्क्रीनिंग है। अब नॉर्मल एब नॉर्मल, ठीक है, अगर नॉर्मल है तो अगर फर्स्ट एपिसोड ऑफ UTI है उसके टाइम को कोई फर्दर इवेल्यूशन नहीं करना, ठीक है। अगर रिकरेंट है, लाइक रिकरेंट फिब्राइल UTI है, नॉन इक्वलाई, तो सब अपने को MCU करना है। अपने को पता है कि USG अब नॉर्मल है तो सीधा MCU करेंगे, ठीक है। अब लेकिन अगर सपोज नॉर्मल USG में भी अगर कोई रिकरेंट है UTI तो अपन वो एनोमली स्कैन करते हैं MCU, और नॉन इक्वलाई UTI है इन 2 year old चाइल्ड तो भी MCU करेंगे, ठीक है। और MCU में भी नॉर्मल और एबनॉर्मल VUR, ठीक है, DMSA स्कैन। वो MCU अगर नॉर्मल आ गया, इन शॉर्ट अगर MCU ही नॉर्मल है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है इवैल्यूएशन की। अगर MCU अब नॉर्मल है, लाइक अपने को दिख रहा है पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व है, ठीक है, जो अपने को लाइक ये वेसिको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स होगा। अगर पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व में दिक्कत है, ठीक है, तो अपने को वेसिको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स होगा, तो DMSA स्कैन करेंगे लास्ट में। तो जैसे इन्वेस्टिगेशन का बॉक्स है उसी वे में जाना है, KUB देन MCU देन DMSA स्कैन, फिर वही पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी इन मेल चाइल्ड, मेल, ठीक है। अपने को दिख रहा है ये PUV इन MCU दिख रहा है अपने को, ठीक है, कि यूरेथ्रा का साइज़ बढ़ गया है, ठीक है, लेकिन ब्लॉकेज हो गया पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व में दिक्कत है, तो ब्लैडर साइज़ बहुत बड़ा हो गया है, और ये यूरेथ्रल साइज़ भी बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। और वही रिकरेंट UTI कराता रहेगा। तो यहाँ पे वही अपन सिस्टोस्कोपिक फल्गुरेशन करेंगे, जो वाल्व है, ठीक है, जो पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व जो था, ठीक है, तो फल्गुरेशन करेंगे, ठीक है।
तो अपन फल्गरेशन कर रहे हैं, मतलब उसको फल्गराइज कर दिया, कोई भी कॉटरी या जो भी उससे करके अपन ने उसको हटा दिया सिस्टोस्कोपिकली, ठीक है। तो PUV, ठीक है, किसमें अपने को दिख रहा है, ये MCU है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है, ये PUV के लिए MCU में दिखेगा क्योंकि एक एनोमेली है। नेफ्रोटिक तो इजी है कि प्रोटीन यूरिया कितने से ज़्यादा, तो 3 या 4 इन यूरिन डिप्स्टिक है 40 mg/m²/h, ठीक है। हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, NSR का मतलब जनरलाइज्ड इडीमा, हाइपरलिपिडेमिया, वही मोस्ट कॉमन कॉज इज MCD, ठीक है। अब डिफरेंस याद करना है बिटवीन MCD एंड FSGS। कोई भी लाइक नेफ्राइटिस है, लाइक सिग्निफिकेंट चेंज डिसऑर्डर, तो वही एज ऑफ ऑनसेट इसमें पहले होगा, उसमें लेट एडोलेसेंट में हो रहा है। हिमेटूरिया, हाइपरटेंशन, ऑफकोर्स सिग्निफिकेंट चेंज डिसऑर्डर लाइक FSGS इनमें ही होगा। रीनल फंक्शन नॉर्मल MCD में, यहाँ पे एबनॉर्मल है, लीड्स टू CKI, ठीक है। फिर स्टीरॉइड्स का एक्सीलेंट रिस्पॉन्स है, यहाँ पे रेजिस्टेंट है। अपन स्टीरॉइड का रिस्पॉन्स देख रहे हैं अपन, ठीक है। तो अगर यूरिन एल्बुमिन में नील या कुछ भी नहीं है, ठीक है, यूरिन डिप्स्टिक पे, ठीक है, एल्बुमिन या प्रोटीन यूरिया <4 है, मतलब कि रिमिशन में चला गया, सही, अच्छी चीज़ है, ठीक है। 3 कंसेक्यूटिव अर्ली मॉर्निंग स्पेसिमेन, ठीक है। और UTI के अपने को याद रखना है मिड स्ट्रीम क्लीन कैच। और स्टीरॉयड रेजिस्टेंस है अगर, तो क्या होगा कि जैसे अपन एब्सेंट रिमिशन, ठीक है, डिस्पाइट डेली स्टीरॉयड फॉर 6 वीक्स, ठीक है, रिमिशन में जा ही नहीं रहा, भले अपन ने 6 हफ्ते तक दिया है ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीटमेंट में अपन क्या देंगे स्टीरॉयड रेजिस्टेंस में, तो कैल्शियम इनहिबिटर्स लाइक साइक्लोस्पोरिन, टेक्रोलिमास। फिर जो अपना स्टीरॉयड डिपेंडेंस है, ठीक है, मतलब कि 2 कंसेक्यूटिव रिलैप्सेस, ठीक है, जब अपन अल्टरनेट डे स्टीरॉयड ले रहे थे, या फिर 2 कंसेक्यूटिव रिलैप्सेस विद इन 14 डेज ऑफ स्टीरॉयड डिसकंटिन्यूएशन, ठीक है। तो यहाँ पे स्टीरॉयड स्पारिंग एजेंट्स देंगे, लाइक स्टीरॉयड को स्पार कर रहा है, मतलब कि ताकि डिपेंडेंस कम ना हो, तो स्टीरॉयड स्पारिंग एजेंट्स दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अपने को स्टीरॉयड डिपेंडेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो वही लेवामिसोल और माइकोफिनोलेट, क्वेश्चन है ये, ठीक है, लेवामिसोल और माइकोफिनोलेट। जो अपना ये है, ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो वही क्या इसका मोस्ट कॉमन कॉज PSGN है, मतलब वही कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर एक तो हॉलमार्क फीचर हिमेटूरिया, ठीक है, हिमेचूरिया, तो वही डिस्मॉर्फिक RBC कास्ट दिखेंगे, कोला कलर्ड यूरिन है, हाइपरटेंशन, पेरी ऑर्बिटल पफिनेस, माइल्ड प्रोटीन यूरिया भी, जो ये, और यहाँ पे माइल्ड प्रोटीन यूरिया, ठीक है, हिमेटूरिया ज़्यादा है, ठीक है। तो जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ऑफकोर्स स्ट्रेप्टोकोकस हो रहा है, तो उसको PSGN बोलेंगे, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। तो जो स्ट्रेप्टोकोकस है, ठीक है, वो दैट इज GABHS, ठीक है, ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस, वही अपना ये करा रहा है, वो अपना पायोडर्मा भी कराएगा, और पायोडर्मा के साथ साथ अपना ये जो था, ठीक है, ये फेरेंजाइटिस, ठीक है। तो वही फेरेंजाइटिस के 1-2 वीक बाद PSGN होगा, और पायोडर्मा के 3 से 6 हफ्ते बाद PSGN होगा। तो जो अपना ये जो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन आएगा, और इन्वेस्टिगेशन में वही ASO टाइटर, और यही जो एज 55 to 15 ईयर दैट इज स्कूल गोइंग, सेम रूमेटिक फीवर में भी यही था, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन ही था, ठीक है। और वही ASO टाइटर ज़्यादा होगा, DNSB ज़्यादा होगा, ठीक है, एंटीबॉडीज एंटी DNSB, ठीक है, DNSB याद रखना, नॉट ABCD वॉट बी। फिर वही कि इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बहुत बनेंगे, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, तो C3 लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में भी कंजर्वेटिव है, सेल्फ लिमिटिंग है, ठीक है। हेमोलिटिक यूरेमिया सिंड्रोम में अपन एक्यूट किडनी इंजरी प्रेजेंट होगा, पोस्ट इन्फेक्शन होगा, ठीक है, डायरिया, लाइक डायरिया के साथ लिंक्ड होगा, ठीक है। तो पहले डायरिया होगा, ठीक है, बाद में ये HUS आएगा, तो इट वुड बी कॉल्ड एज D+HUS, लाइक डायरिया एसोसिएटेड हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। फिर अपने वो हेमोलिटिक यूरेमिया सिंड्रोम पे आता है, तो उसमें जो ट्रीटमेंट था वहाँ पे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में वही कंजर्वेटिव है, ठीक है, और वही इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बंद फॉर्म हो रहा है, तो वही C3 लेवल्स डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर HUS पे आता है, तो वही एक्यूट किडनी इंजरी है, ठीक है, और पोस्ट इन्फेक्शन होता है, ठीक है, वही अपने बात कर ली, स्ट्रेन जो है वो 157H7 और एक 104H4, ठीक है। तो 157H7, तो यहाँ पे भी 4, ठीक है, 104H4, नॉट 154, 104H4, वही शिगेला डिसेंट्री है, ठीक है, और शीगा वीरोलैक टॉक्सिन है। फिर वही थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, सिस्टोसाइट्स होंगे, सिस्टोसाइट्स मतलब कि जो RBC जो टूटे हुए हैं, ठीक है, लाइज्ड RBC ड्यू टू द हीमोलिसिस, ठीक है, नाम ही हीमोलिटिक है, पेरिफेरल स्मीयर में टूटे हुए सेल्स है, तो ये होगा अपना सिस्टोसाइट्स, ठीक है, इट वुड बी कॉल्ड एज सिस्टोसाइट्स। अब ये अपना मैनेजमेंट में आता है, तो वही सपोर्टिव मैनेजमेंट ऑफ AKI में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आएगा। तो अब जो ये है इटियोलॉजी, मतलब हीमोलिटिक यूरेमिया सिंड्रोम की, तो वही थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है, प्लेटलेट कम हो रहा है, मैनेजमेंट में वही AKI, सपोर्टिव मैनेजमेंट ऑफ AKI देना है, क्योंकि एक्यूट किडनी इंजरी प्रेजेंट होगा, हिस्ट्री में याद रखना AKI प्रेजेंट है, और वही फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, मॉनिटर करना है, क्रिएटिनिन यूरिन आउटपुट, और ये जो EGFR है, एस्टिमेटेड GFR, इट वुड बी कैलकुलेटेड बाय श्वार्ट्ज फार्मूला, ठीक है, लेंथ इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय सीरम क्रिएटिनिन फार्मूला है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, 0.4 इज द K कॉन्स्टेंट। एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं, क्वेश्चन है ड्यू टू लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया, फर्दर टॉक्सिन रिलीज होगा, ठीक है, एंटीबायोटिक देंगे तो। फिर आता अपना HSP, हेनलोन शॉनलेन परपूरा, HSP है हेनलोन शॉनलेन परपूरा, HSP है, ठीक है, IgA वेस्कुलाइटिस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पाल्पेबल परप्यूरा हो रहा है, और ठीक है, नॉन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा हो रहा है, मतलब परप्यूरा हो रहा है, बट इट इज़ नॉट ड्यू टू थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इट इज़ ड्यू टू द वेस्कुलाइटिस, और नॉन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक है, ठीक है। और ये जॉइंट पेन, नेफ्राइटिस है, PP, एब्डोमिनल पेन से ये, और जो स्टीरॉइड्स है वो तभी देना है व्हेन देयर इज़ अ
सीवियर GI कॉम्प्लिकेशन लाइक पेन, ब्लीडिंग टू ससेप्शन। कंजेनाइटल हाइपोथायरॉइडिज्म पे आता है, तो ये थायराइड का डिसजेनेसिस हो रहा है, मोस्ट कॉमन कॉज है, क्योंकि थायराइड डेवलपमेंट या फॉर्मेशन में दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो हाइपोप्लेजिया है या बना ही नहीं है, दैट इज एप्लासिया या फिर एक्टोपिक थायराइड है दूसरी जगह पे, ठीक है। तभी हाइपोथायरॉइडिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म ही कम है, तो मेटाबॉलिज्म कम है अगर, ठीक है, तो वही हमेशा बच्चे को हाइपोथर्मिया होगा, ड्राई स्किन रहेगी, ठीक है, लाइक कोल्ड हाइपर सेंसिटिविटी टू कोल्ड, ठीक है, तभी हाइपोथर्मिया हो रहा है, और मेटाबॉलिज्म कम है, वाइड ओपन फॉन्टानेल होगा, ठीक है, लेट क्लोजर होगा, मैक्रोग्लॉसिया, और ये अम्बिलिकल हर्निया की फोटो, ये फोटो ध्यान रखनी है, ठीक है। डिलेड पैसेज ऑफ मेकोनियम, वो ये कि वाइड ओपन फॉन्टानेल है और वही लेट क्लोजर हो रहा है, ठीक है, फॉन्टानेल का। अब अपन ये जो है, ठीक है, कि डिलेड पैसेज ऑफ मेकोनियम ये वो, फिर क्लिनिकल फीचर ये सेम क्रिटेनिज्म में भी ऐसे ही है, ठीक है। और TSH करेंगे अपन, इंक्रीज TSH होगा, ये भी Day 2 to Day 4 पे होगा। बनाते कंजेनाइटल, हाँ, रेडियोलॉजी में USG थायराइड और रेडियो आइसोटोप स्कैन विद I123 मोर देन TC99। फिर ऐसा लाइक सपोज क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कुछ भी कि एक क्वेश्चन है ऐसा कि भाई फीमेल नियोनेट एडमिटेड टू नीकू इन व्यू ऑफ शॉक, ठीक है, फिर इवेल्यूशन रिवील्स हाइपर पिगमेंटेशन, एम्बिगुअस जेनिटेलिया, CAH कंजेनिटल एड्रिनल हाइपोप्लेजिया, ठीक है, वॉज सस्पेक्टेड। तो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डेफिशिएंसी, ठीक है। तो जो अपना कोलेस्टेरॉल है, याद रखना बायोकेमिकल पाथ पे कोलेस्टेरॉल से 3 चीज़ें बनेंगी लास्ट में, एक तो एल्डोस्टेरॉन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एक कॉर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एक सेक्सस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। जो एल्डोस्टेरॉन कॉर्टिसोल है ये सब अपना ये इसमें बनेगा रीनल कॉर्टेक्स के अंदर। जो एंजाइम डेफिशिएंसी है उसके अंदर 21 हाइड्रोक्सिलेज जो है वो मोस्ट कॉमन है, ठीक है। 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज और 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज हो सकता है, ठीक है। तो जो 21 हाइड्रोक्सिलेज है दैट इज़ द मोस्ट कॉमन एंजाइम डेफिशिएंसी, ठीक है, 21 हाइड्रोक्सिलेज। अब ये कहाँ पे होगा ये, तो जो 21 हाइड्रोक्सिलेज अगर इसकी डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो अपना वही एल्डोस्टेरॉन नहीं बनेगा, तो वही शॉक में जा सकता है, ठीक है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड है और कॉर्टिसोल भी नहीं बनेगा, ठीक है, 21 इससे हाइड्रोक्सिलेज से, तो कॉर्टिसोल नहीं बनेगा, तो फिर हाइपर पिगमेंटेशन भी हो सकता है। तो ये जो पाथवे है, ठीक है, इसके अंदर 3 चीज़ें, एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरॉन। अब जो दोनों जो एल्डोस्टेरॉन कॉर्टिसोल, यहाँ पे 21 हाइड्रोक्सिलेज आ रहा है, ठीक है। तो 21 हाइड्रोक्सिलेज मोस्ट कॉमन। अब सपोज 21 हाइड्रोक्सिलेज ब्लॉक हो गया है, तो ऑफकोर्स अपना एल्डोस्टेरॉन कम हो गया, कॉर्टिसोल कम हो गया, ठीक है। तो और जस्ट ये कॉर्टिसोल के पहले वाले में 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज आ रहा है, तो उसके भी जो इफेक्ट है, ठीक है, जो इफेक्ट इसके हैं मतलब अपने वो सेम है, ठीक है। मतलब एक चीज़ में डिफरेंस आएगा सिर्फ एल्डोस्टेरॉन में। तो सपोज अभी 21 हाइड्रोक्सिलेज दोनों उसमें आ रहा है एल्डोस्टेरॉन कॉर्टिसोल में, ठीक है। तो 21 हाइड्रोक्सिलेज ब्लॉक हो गया, मतलब काम नहीं कर रहा है, ये इसकी डेफिशिएंसी है, तो आगे बढ़ेगा नहीं, तो एल्डोस्टेरॉन कम होगा, कॉर्टिसोल कम होगा। अब एल्डोस्टेरॉन कम है तो BP कम होगा, अगर BP कम हुआ तो फिर शॉक हो जाएगा, ठीक है, शॉक में जाएगा पेशेंट। तो एल्डोस्टेरॉन का ये हो गया, ठीक है। अगर कॉर्टिसोल कम है तो फिर हाइपोपिगमेंटेशन हो जाएगा, ठीक है, हाइपोपिगमेंटेशन हो जाएगा, सॉरी पूरा अलग गलत बोला मैं। कॉर्टिसोल कम है अगर तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, अगर कॉर्टिसोल ही कम है तो फिर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। और फिर क्या हो रहा है, अब ये सपोज 21 हाइड्रोक्सिलेज ब्लॉक हो रहा है, ठीक है, तो इससे अपना जो इसके लेवल्स बढ़ रहे हैं, 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, इसको बोलेंगे 17 OHP, 17 अल्फा OHP, ठीक है, मतलब 17 अल्फा और OHP, मतलब कि OH मतलब हाइड्रोक्सी आ गया और P मतलब प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन। तो ये हो गया, तो 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, तो इनका लेवल बढ़ गया, तो एंड्रोस्टीन डायोन हो गया, ठीक है। तो ये सब बनता रहेगा, तो टेस्टोस्टेरॉन ज़्यादा बनेगा। तो सेम गोज़ विद द 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। तो दोनों का ब्लॉकेज है, अगर 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज और 21 हाइड्रोक्सिलेज, तो वही कि हाइपोग्लाइसीमिया होगा। फिर क्या होता है, जो ACTH है, तो ACTH इज़ केमिकली सिमिलर टू दिस मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो MSH से सेम है, तो फिर वही हाइपर पिगमेंटेशन होगा, ठीक है। ACTH है, ACTH भी यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि कॉर्टिसोल जो है, सपोज कॉर्टिसोल है, तो कॉर्टिसोल कम हो रहा है, तो इट वुड हैव दिस नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑन दी ACTH। तो ACTH इंक्रीज़ हो गया तो फिर हाइपर पिगमेंटेशन हो गया, ठीक है। ये सब में ही हो रहा है, जितने भी एंजाइम डेफिशिएंसी है, याद रखना कि उसके अंदर सबके अंदर ही कॉर्टिसोल तो कम ही हो रहा है, ठीक है। तो हाइपोग्लाइसीमिया तो हो गई और ACTH तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, जितने भी तीनों एंजाइम्स हैं, 21 हाइड्रोक्सिलेज, 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज और 17 अल्फा OH याद रखना, हाइड्रोक्सी मतलब, ठीक है, जो भी नाम है यार, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सिलेज हैं और 21 अल्फा, 11 बीटा, 17 अल्फा। और जो पहले के 2 हैं, ठीक है, उनके अंदर वही कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया क्योंकि 17 अल्फा OHP बढ़ रहा है, ठीक है। तो वही कि एम्बिगुअस जेनिटेलिया इन फीमेल्स
प्रिकॉशस प्यूबर्टी इन द मेल्स, ठीक है, जल्दी प्यूबर्टी हो जाएगी। और जो 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, अब सपोज ये ही ब्लॉक हो रहा है, 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज ब्लॉक नहीं हो रहा, तो ऑफकोर्स कि एल्डोस्टेरोन तो सही मात्रा में ही वो होगा, ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन तो कम हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बीपी बढ़ रहा है, क्यों? ड्यू टू द D11 डी ऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन हैविंग मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी। तो याद रखना यहाँ पे भी एल्डोस्टेरोन कम हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे। पर जो अपना पहले वाला जो पार्ट है जहाँ पे 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज ब्लॉक हो रहा है, ठीक है, तो उसका जो पहले जो प्रीकर्सर है 11 डी ऑक्सीकॉर्टिसोल, ये 11 डी ऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन, ठीक है, सेम ही हुआ हैविंग मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी, तो यही बीपी बढ़ाएगा ये। और अगर 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की बात करते हैं तो वो टेस्टोस्टेरोन कम ही हो जाएगा। जहाँ भी 17 है, 17 मतलब जैसे बोलते हैं 17 पे खतरा आई हो, तो 17 को 6 के साथ याद रखना है, मतलब कि 7 - 1 6 की, अब 6 मतलब 6 छक्का, तो छक्का मतलब क्या होगा, तो वही अंडर विरिलाइजेशन होगा, ठीक है, इन मेल्स, बस इसे याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। तो 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, तो इसके अंदर बीपी बढ़ेगा, याद रखना, ठीक है। तो अगर संक्षिप्त में देखें अपन, तो 21 हाइड्रोक्सिलेज कम हो रहा है, मतलब अगर उसकी डेफिशिएंसी है तो ठीक है, एल्डोस्टेरोन कम हो रहा है, कॉर्टिसोल कम हो रहा है, कॉर्टिसोल कम हो रहा है तो एसीटीएच बढ़ेगा, ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है। 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज जो सेकंड मोस्ट कॉमन है, ठीक है, तो अपन को दिख ही रहा है कि कॉर्टिसोल तो कम हो गई, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन तो उस पर कोई अफेक्ट नहीं होगा, टेस्टोस्टेरोन तो बढ़ेगा, ठीक है। और वही हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है क्योंकि कॉर्टिसोल कम हो रहा है, बीपी भी कम ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज है, ठीक है, तो कॉर्टिसोल पे मतलब एल्डोस्टेरोन भी कम हो रहा है यहाँ पे। तो जो 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज है उसके अंदर क्या हो रहा है कि एल्डोस्टेरोन तो कम हो रहा है, पर जो पहले का एनालॉग है, ठीक है, डी ऑक्सीकॉर्टिसोल या डी ऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन, वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी है उसकी, तो ये बीपी बढ़ाएगा, ठीक है। और वही जो 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज है, ठीक है, तो एकदम राइट साइड पे आ रहा है, ठीक है, तो ये अपना सिर्फ ये अपना बीपी बढ़ाएगा, एल्डोस्टेरोन बढ़ जाएगा, और सेम है, मतलब कॉर्टिसोल एसीटीएच की स्टोरी तो ये सेम ही याद रखनी है कि जितने भी डेफिशिएंसी सब में हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है और अपना कॉर्टिसोल बढ़ेगा, ठीक है, हाइपर पिगमेंटेशन होगा, मतलब सॉरी कॉर्टिसोल कम हो रहा है, एसीटीएच बढ़ेगा, और अंडर विरिलाइजेशन इन मेल्स इज सीन इन 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी। तो वही है कि जो 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी है उसके अंदर अपन ये टेस्ट करवाते हैं 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, जो OHP है 17 अल्फा OHP, OH वाला हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन इन न्यूनेटल स्क्रीनिंग जो बढ़ जाएगा।